Hello to all my learners present over here. Welcome to the channel. In this video lecture, we are going to discuss Kanpur University's BA Semester 6 examination paper of Sociology. Paper name is Gender and Society. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कानपुर यूनिवर्सिटी के बीए सेमेस्टर 6 के यानी कि बीए थर्ड ईयर के सोशोलॉजी के जेंडर एंड सोसाइटी के पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। ये आपका कानपुर यूनिवर्सिटी का 2023-24 सेशन का पेपर है। ये आपका पेपर कोड मेंशन है। ये आपकी टेस्ट सीरीज़ जो है बुकलेट सीरीज़ वो सी है और ये कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, इन्हें आप रीड आउट कर लेंगे। हमेशा आपको कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस में अपडेशन होता रहता है कई बार, तो आप उन्हें ज़रूर से पढ़ लें पेपर को सॉल्व करने से पहले। इसमें आपको टोटल 100 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें से आपको 75 क्वेश्चंस को ही अटैम्प्ट करना है। उससे ज़्यादा अगर क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करते हैं तो आपका लॉस होगा, क्योंकि जो फर्स्ट 75 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि ये OMR जो होती है ये आपके उससे कंप्यूटराइज्ड करेक्शन होता है इसका, तो उसमें सिर्फ 75 क्वेश्चंस को ही ये चेक करेगा। उसके बाद के अगर क्वेश्चंस आपके ठीक होंगे तो भी वो करेक्ट नहीं किए जाएंगे। इसलिए आप सिर्फ उतने क्वेश्चंस कीजिए। एक आध ऑप्शन में ज़्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं, बट कोशिश कीजिए कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं अटैम्प्ट करिए। तो चलिए देख लेते हैं पेपर को। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, इन द 2011 census, out of every 100 persons enumerated, approximately how many were women? 2011 की जो जनगणना थी उसमें किए गए 100 व्यक्ति में से लगभग कितनी प्रवासी महिलाएं थी, ये आपको बताना है। 2011 की जो सेंसस हुई थी, जनगणना हुई थी, उसमें जो 100 व्यक्तियों पर कितनी प्रवासी महिलाएं थीं, ये आपको बताना है। आप जानते हैं कि जनगणना जो है वो हर 10 साल में की जाती है, बट ये जो अभी जो हम लास्ट सेंसस जिसका हम डेटा पढ़ते हैं वो आपका 2011 सेंसस का ही डेटा है, क्योंकि 2021 में कोविड की वजह से जो सेंसस है वो नहीं हो पाई थी, तो ये 11 का ही डेटा आपको पढ़ना है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका आंसर नंबर सी, यानी कि 25। तो 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंगली अगर प्रवासी महिलाओं को हम देखते हैं तो वो 100 जो मेल होंगे उस पर 25 प्रवासी महिलाएं होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर? कौन एक श्रम विभाजन की विशेषता नहीं है? डिवीजन ऑफ लेबर की बात आपके डॉकहाइम बहुत ही डिटेल में लिखते हैं इसको, तो यहाँ आपको बताना है कि श्रम विभाजन में ये कौन सी विशेषता नहीं है। पहला आपसे बोला है व्यक्तिवाद, यानी कि इंडिविजुअलिज्म, उसके बाद इंटरडिपेंडेंस यानी कि अंतर्निर्भरता, उसके बाद कोऑपरेशन सहयोग है, और लास्ट में आता है कन्फ्लिक्ट यानी कि संघर्ष। तो जब बात आती है डिवीजन ऑफ लेबर की यानी कि श्रम विभाजन की, तो श्रम विभाजन में कन्फ्लिक्ट जो है वो उसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगा। वहाँ पर सहयोग जो है होगा, अंतर्निर्भरता, इस तरह की चीज़ें आपको दिखेंगी, पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा संघर्ष नहीं होता, तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगी। राइट आंसर होगा आपका डी, संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ब्रिंग वुमेन इनटू द फील्ड ऑफ एम्प्लॉयमेंट? निम्न में से कौन सी योजना भारत सरकार ने महिलाओं को रोजगार के क्षेत्र में लाने के लिए शुरू नहीं की है? पहला है आपका मुद्रा योजना, उसके बाद है स्टैंड अप योजना, उसके बाद है मैटरनिटी सेफ स्कीम यानी कि जननी सुरक्षा योजना, और फिर है महिला एहात। अगर इनको आप देखते हैं तो मुद्रा योजना जो है वो महिलाओं को भारत सरकार ने रोजगार में क्षेत्र में लाने के लिए की, स्टैंड अप योजना की, और महिलाएं हाथ भी की। बट अगर हम देखते हैं तो जननी सुरक्षा योजना जो है वो आपके वुमेन एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड नहीं है। ये जो भी फीमेल्स हैं तो उनकी मैटरनिटी हेल्थ की बात करती है, तो मैटरनिटी सेफ्टी स्कीम ही है ये। जो भी जननी है उसकी सुरक्षा की ये योजना है।
तो ये इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल what is the rank of India in the world according to the Global Gender Gap Index 2022? वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022 के आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया के कौन से स्थान पर है? तो ये जो आपका आप जानते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है, ये क्योंकि आपका 2023-24 का पेपर है तो इसमें आपसे 2022 का जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में पूछा है। ये ईयरली बेसिस पे आती है, तो आप इसे देखते रहेंगे। आपका जब भी एग्ज़ाम हो तो आप लेटेस्ट वाला भी देख लें और थोड़ा 1-2 साल पुराना भी देख लें। तो ये 2022 का आपसे पूछा है कि जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है उसमें जो भारत का जो है कौन सी रैंक है दुनिया में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी, यानी कि 135। 135 जो है वो पोजीशन है इंडिया की हमारे पूरे वर्ल्ड में जेंडर गैप इंडेक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द पीपल हु आर descended from the same ancestor whether male or female called? समान पूर्वज चाहे पुरुष हो या महिला, इनके वंशानुक्रम से उत्पन्न हुए व्यक्तियों को क्या कहते हैं? अगर आपके जो पूर्वज हैं वो समान हैं, तो वो अगर आप पुरुष हैं या महिला हैं, आपके समान पूर्वज की जहाँ बात आती है और वहाँ पे जो सेम एंसेस्टर है ऐसा कहा गया, तो वो इसमें से क्या होगा? ऑप्शंस दिए गए हैं गोत्र, टोटल यानी कि गोत्र कुल, फिर उसके बाद मैटरनल रिलेटिव्स यानी कि मातृ पितृ संबंधी, और भोयरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कुल, यानी कि कहते हैं ना कि ये एक ही कुल के लोग हैं, तो ये इसका राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स द बैन ऑन इंडोगैमी मैरिज वॉज रिमूव्ड? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत समगोत्र विवाह से प्रतिबंध जो था वो हटाया गया? पहले जो था वो समगोत्र मतलब एक ही गोत्र में मैरिज जो थी वो नहीं होती थी, ऐसा एक प्रोहिबिशन बनाया गया था, ऐसा निषेध बनाया गया था इंडोगैमी मैरिज के लिए। तो ये किस मैरिज एक्ट के थ्रू रिमूव किया गया, ये आपसे पूछा है। इसका जो ऑप्शंस हैं वो है आपका हिंदू मैरिज एक्ट यानी कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955, उसके बाद है हिंदू मैरिज एक्ट 1949, हिंदू विवाह अधिनियम 1949, इसके बाद है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, विशेष विवाह अधिनियम 1954, और लास्ट है हिंदू मैरिज डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट 1946 यानी कि हिंदू विवाह निर्योग्यता निराकरण अधिनियम 1946। तो इसका जो राइट आंसर है ये है आपका हिंदू मैरिज एक्ट 1955, ऑप्शन नंबर ए। जो ये आपका इंडोगैमी है ये रिमूव की गई थी आपकी हिंदू विवाह अधिनियम 1955 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वाधार स्कीम इज़ ऑपरेटेड, स्वाधार योजना संचालित है। स्वाधार जो योजना है वो कैसे संचालित किया गया है, तो इसका जो ऑप्शंस हैं वो देख लेते हैं। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विमेन इन रूरल एरियाज़, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के विकास के लिए इसे किया गया है। नेक्स्ट है आपका फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विमेन इन अर्बन एरियाज़, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विमेन इन अर्बन एरियाज़ यानी कि नगरीय क्षेत्र की महिलाओं के विकास के लिए। उसके बाद है टू हेल्प सेल्फ रिलायंट विमेन यानी कि आत्मनिर्भर महिलाओं की सहायता के लिए। नेक्स्ट है फॉर विमेन स्टडीइंग इन डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस यानी कि कठिन परिस्थितियों में पढ़ने वाली महिलाओं हेतु। तो जो ये स्वाधार स्कीम है ये आपकी कठिन परिस्थितियों में जो महिलाएं पढ़ रही हैं, कठिन परिस्थितियों में पढ़ने वाली महिलाएं यानी कि फॉर वीमेन स्टडीइंग इन डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस, उनके लिए ये संचालित की गई थी। तो राइट आंसर होगा डी, इसका राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय व्हाट
other name is honor killing also known? ऑनर किलिंग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ऑनर किलिंग जो है उससे किस नाम से, दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शंस है ऑनर क्राइम यानी कि सम्मान अपराध, नेक्स्ट है कस्टम एनी मर्डर यानी कि प्रथागत हत्या। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ये दोनों ही होंगे। सम्मान के लिए भी ऑनर किलिंग की जाती है तो ये ऑनर क्राइम यानी कि सम्मान अपराध भी कहा जाता है इसे, और कस्टम एनी मर्डर यानी कि प्रथागत हत्या भी इसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइडिंग इमरजेंसी हेल्प टू विमेन इन उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए आपातकालीन सहायता देने वाला हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? तो आपके यूपी में जो विमेंस हैं उनको एक इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड किया गया है, तो वो कौन से नंबर हैं? ऑप्शन है 112 1090, नेक्स्ट है 100 103, और लास्ट है आपका 181 और 1091, और लास्ट आपका नन ऑफ द अबव है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप देखेंगे तो इसमें 181 और 1091 ये जो दो नंबर हैं ये आपके विमेन को इमरजेंसी हेल्प जो है वो देते हैं। राइट आंसर होगा सी, इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमेन एम्पावरमेंट ईयर वॉज सेलिब्रेट इन? महिला अधिकारिता वर्ष जो है वो मनाया गया। ऑप्शंस है ईयर 2002 यानी कि वर्ष 2002, ईयर 2001 यानी कि वर्ष 2001, उसके बाद है 2003 यानी कि 2003, और लास्ट है आपका 2005 यानी कि वर्ष 2005। तो अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट ईयर यानी कि महिला अधिकारिता वर्ष की बात करते हैं तो ये आप सभी जानते हैं कि जो वुमेन एम्पावरमेंट ईयर के लिए सेलिब्रेट किया गया था तो वो था आपका 2001। इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन विच 5-year प्लान वॉज द विमेन वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ब्यूरो एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? भारत में महिला कल्याण एवं विकास ब्यूरो की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो भारत में जो महिला कल्याण और विकास ब्यूरो था यानी कि विमेन वेलफेयर और डेवलपमेंट ब्यूरो था वो कब किस 5-year प्लान में इस्टेब्लिश किया गया था ये आपको बताना है। ऑप्शंस हैं छठी पंचवर्षीय योजना, 6th, 5th, 10th और 7th यानी कि छठी, 5वीं, 10वीं और 7वीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका 5th 5-year प्लान होगा यानी कि जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें आपका महिलाओं को के लिए जो पंचवर्षीय योजनाओं में महिला कल्याण विकास ब्यूरो जो था वो इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच फील्ड डू फेमिनिस्ट मूवमेंट एस्पायर विमेन टू स्ट्रगल? नारीवादी आंदोलन नारी को किस क्षेत्र में संघर्ष की प्रेरणा देते हैं? नारीवादी जो आंदोलन है वो नारी को किस क्षेत्र में संघर्ष की प्रेरणा देते हैं? इसका जो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज यानी कि उपर्युक्त सभी होगा। अगर आप देखें तो ऑप्शंस हैं शोषण यानी कि एक्सप्लॉयटेशन, फिर है उत्पीड़न यानी कि ऑपरेशन, और लास्ट है आपका रिप्रेशन यानी कि दमन। तो जो भी नारीवादी आंदोलन है तो किस क्षेत्र में संघर्ष की प्रेरणा, अगर उनका शोषण हो रहा हो, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा हो, उनका ऑपरेशन यानी कि उन्हें उत्पीड़न किया जा रहा हो और उनका दमन किया जा रहा हो, इन सभी में जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है वो जो नारियों को क्या करते हैं, संघर्ष करने की प्रेरणा देते हैं। इसका उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर वीमेन मोस्टली ट्रीटेड इन मॉडर्न एरा? आधुनिक युग में नारियों के साथ अधिकांशतः किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है? आधुनिक युग में महिलाओं के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है?
तो पहला है एक्सप्लॉयटेशन, डिस्क्रिमिनेशन एंड हैरेसमेंट। तो कहीं ना कहीं जो विमेंस हैं उनका, मैं ये जो क्वेश्चन है ये आपका एक पर्टिकुलर एरिया की बात नहीं कर रहा है, ये पूरी होल सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं तो एक्सप्लॉयटेशन जो है वो फीमेल का हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन आपको सोसाइटी में मिलता है, भेदभाव जो मेल फीमेल में है वो मिलता है आपको, हैरेसमेंट भी फीमेल्स को देखनी पड़ रही है, उनको प्रताड़ित भी किया जा रहा है। ये ज़रूरी नहीं है कि सारी फीमेल्स को किया जा रहा है और सब जगह डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, बट कहीं ना कहीं है। तो ये मोस्टली विमेन जो है वो ऐसा मॉडर्न एरा में ट्रीट की जा रही हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑल ऑफ दीज होगा, यानी कि उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर द नीड टू स्टडी सोशल जेंडर इन इंडिया? भारत में सामाजिक लिंग के अध्ययन की आवश्यकता का प्रमुख कारण क्या है? भारत में जो सामाजिक लिंग की बात की जाती है उसके बारे में अध्ययन करने की आवश्यकता का प्रमुख कारण क्या है? तो ऑप्शन है आपका रूढ़िवादिता यानी कि कंजर्वेटिज्म, और उसके बाद आता है आपका पैट्रियार्किज्म यानी कि पितृसत्तात्मकता। तो दोनों ही जो ये ऑप्शन है ये सही होंगे, बोथ एंड ए एंड बी आर करेक्ट। इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक सीइंग लाइक अ फेमिनिस्ट? सीइंग लाइक अ फेमिनिस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सीइंग लाइक अ फेमिनिस्ट जो बुक है उसे देख लेते हैं। रोजमेरी टोंग, एलिसन एम जेंगर एंड निवेदिता मेनन एंड जॉन स्टुअर्ट मिल। तो इसके जो ऑप्शन है उसमें सीइंग लाइक अ फेमिनिस्ट जो बुक है ये निवेदिता मेनन की बुक है। इसका राइट आंसर होगा आपका सी, निवेदिता मेनन की बुक है सीइंग लाइक अ फेमिनिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिस ऑफ मैट्रिलिनियल एंड पैट्रिलिनियल फैमिलीज इज? मातृवंशीय एवं पितृवंशीय परिवारों का आधार क्या है? मातृवंशीय और पितृवंशीय आधार जो है वो क्या है? ऑप्शंस हैं पॉलीगैमस मैरिज यानी कि बहुपत्नी विवाह, उसके बाद आता है जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर यानी कि श्रम का लिंगीय विभाजन, और उसके बाद है स्वास्थ्य पॉलीगैमी सिस्टम यानी कि स्वास्थ्य बहुपत्नी प्रथा, और नेक्स्ट आता है आपका हस्बैंड वाइफ रेजिडेंस यानी कि पति पत्नी का आवास। तो जो ये आपकी मैट्रिलिनियल और पैट्रिलिनियल फैमिलीज़ हैं ये आपके हस्बैंड वाइफ के रेजिडेंस पे डिपेंड करती हैं। जहाँ पे पितृवंशीय परिवार पाए जाते हैं तो जो वाइफ है वो हस्बैंड के घर पे जाके रहेगी, और जहाँ पे मैट्रिलिनियल फैमिलीज़ हैं तो वहाँ पे अपोजिट होता है। तो कहीं ना कहीं ये उनके रेजिडेंस से रिलेटेड होती हैं, उनका बेसिस ये होता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द राइट ऑफ मेन इन पैट्रियार्कल फैमिली? निम्नलिखित में से कौन सा पितृसत्तात्मक परिवार में पुरुषों का अधिकार नहीं है? ऑप्शंस है प्रोहिबिशन टू रोम अराउंड, घूमने फिरने की मनाही। नेक्स्ट है आपका मेंटेनेंस ऑफ द फैमिली, परिवार का भरण पोषण करना। नेक्स्ट है नॉट टेकिंग ऑल टाइप ऑफ डिसीजन, सभी प्रकार के निर्णय नहीं करना। लास्ट है आपका पोसेशन ऑफ प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति पर कब्जा। तो इसमें से कौन सा राइट जो है वो पैट्रियार्कल फैमिली में पुरुषों का अधिकार जो है वो नहीं है, ऐसा आपसे पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा नॉट टेकिंग ऑल टाइप ऑफ डिसीजन, ये जो है ये आपका राइट आंसर नहीं होगा। सभी प्रकार के निर्णय नहीं करते ऐसा नहीं है, सभी प्रकार के निर्णय जो हैं वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द मेन पर्पस ऑफ मैरिज इन ट्रेडिशनल हिंदू सोसाइटी? पारंपरिक हिंदू समाज में विवाह का जो मुख्य उद्देश्य है तो वो क्या होता है? तो इसके ऑप्शंस हैं रिलीजन, पीपल एंड रेस, कास्ट, रिलीजन एंड पीपल, पीपल, कास्ट एंड रिलीजन, रिलीजन, रेस एंड पीपल, धर्म, प्रजा, जाति, जाति, धर्म और प्रजा, प्रजा, जाति, धर्म, धर्म, जाति, प्रजा। इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, आप देख लेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है धर्म, प्रजा और रति। यहाँ पे बात होती है रति की, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है।
जो हिंदू का पारंपरिक जो ट्रेडिशनल मैरिज होती है हिंदूज़ में, उसका जो करेक्ट वो पर्पस है, जो एक मेन जो उनका विवाह का मुख्य उद्देश्य है, वो है धर्म, प्रजा और रति। तो यहाँ पे आप उसे करेक्ट कर लेंगे। इसका जो ऑप्शन जो अगर करेक्ट है वो है धर्म, प्रजा और रति। इसका ए ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे रति की जगह पे जाति प्रिंट हो गया है बाय मिस्टेक, तो इसे आप करेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ फर्टिलिटी इज कैलकुलेटेड फ्रॉम ओनली एज एंड सेक्स डेटा फ्रॉम सेंसस। प्रजनन की निम्नलिखित भागों में से किस एक की गणना जनगणना के केवल आयु और लिंग के आंकड़ों से की जाती है। तो जो प्रजनन की बहुत सारी अलग अलग भाग हैं, मेजर्स हैं उनके, उसमें कौन कौन सा जो है वो आयु और लिंग के आंकड़ों से किया जाता है। तो इसका जो इसके जो ऑप्शंस हैं वो क्रूड बर्थ रेट यानी कि अशोधित जन्म दर, टोटल फर्टिलिटी रेट यानी कि समग्र प्रजनन दर, फिर एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट यानी कि आयु विशिष्ट प्रजनन दर, चाइल्ड फीमेल रेशियो यानी कि बाल महिला अनुपात। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि समग्र प्रजनन दर यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट, जो कि एज और सेक्स का डेटा से ही कैलकुलेट किया जाता है कि टोटल जो प्रजनन दर है वो कितनी है। नेक्स्ट है, द रेडिकल पर्सपेक्टिव इज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फिलॉसफी। आमूल परिवर्तनवादी परिप्रेक्ष्य निम्नांकित में से किस दर्शन से प्रभावित है। तो जो रेडिकल पर्सपेक्टिव है फेमिनिस्ट का या फिलॉसफी है, आमूल परिवर्तनवादी जो परिप्रेक्ष्य है, वो किस दर्शन से प्रभावित है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। कल्चरल फिलॉसफी यानी कि सांस्कृतिक दर्शन, एक्सप्लॉयटेशन बेस्ड फिलॉसफी यानी कि शोषण आधारित दर्शन, फिर है डायलेक्टिकल फिलॉसफी यानी कि दंडात्मक दर्शन, और लेफ्टिस्ट फिलॉसफी यानी कि वामपंथी दर्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका लेफ्टिस्ट फिलॉसफी यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। वामपंथी दर्शन जो है वो आपका रेडिकल पर्सपेक्टिव का इन्फ्लुएंस उसी से हुआ है, उसी से प्रभावित हुआ है। नेक्स्ट है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ व्हाट इज़ सहेली। निम्नांकित में से सहेली क्या है। अ मंथली मैगजीन, अ वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, अ वुमेन परफॉर्मिंग चाइल्ड डिलीवरी, प्रसव कराने वाली महिला, या फिर नन ऑफ दीज। तो सहेली क्या है। तो सहेली जो है ये आपका एक मंथली मैगज़ीन है या फिर आपकी एक महिला का संगठन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अ वुमेन ऑर्गेनाइजेशन। एक महिला संगठन है जो सहेली नाम से है। राइट आंसर है इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम केसेस ऑफ एसिड अटैक्स आर फाउंड इन विच कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। संपूर्ण विश्व की अगर हम बात करते हैं तो किस देश में जो एसिड अटैक यानी कि तेज़ाब हमले होते हैं वो उसके मामले सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। इंडिया, अमेरिका, इंग्लैंड एंड जर्मनी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि इंग्लैंड में जो एसिड अटैक है यानी कि जो आपके तेज़ाब से रिलेटेड जो हमले हुए हैं वो पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें यानी कि संपूर्ण विश्व में अगर हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा इंग्लैंड में पाए जाते हैं। तो ये थे आपके जेंडर एंड सोसाइटी के कुछ लास्ट ईयर पेपर के जो क्वेश्चंस थे जिन्हें हमने आज डिस्कस किया। इसके आगे के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके सोशियोलॉजी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए, अगर आप पीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप बीएमए के स्टूडेंट हैं, या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप नेट के लिए सोशियोलॉजी से प्रिपेयर कर रहे हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। क्योंकि जो ये प्री वाईक्यूज़ होते हैं किसी भी पेपर के, किसी भी सब्जेक्ट की जब हम बात करते
होते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अपने आप में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। इन्हें आप ज़रूर से देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर करें। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। कीप लर्निंग, keep watching and keep sharing. Thank you so much for watching.